हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सीरीज इंग्लिश क्वेस्ट पॉड। इस सीरीज में जैसे आप हमेशा जानते हैं, स्टूडेंट्स के डाउट्स, स्टूडेंट्स के क्वेरीज, कुछ स्टार परफॉर्मर्स, ढेर सारी वोकैबुलरी, ग्रामर रूल्स और अल्टीमेटली एक मोटिवेशन का डोज लेके आपके पास आता है क्वेस्ट पॉड। सो इस बार के क्वेस्ट पॉड 6 की शुरुआत करते हैं, बट इस बार के क्वेस्ट पॉड 6 में मैं कुछ नया ऐड करने जा रही हूं और वो नई बात यह है कि मैं आपको आज से बनाने वाली हूं वर्डस्मिथ। वर्डस्मिथ, हाँ मैम, गोल्डस्मिथ सुना था, ये वर्डस्मिथ क्या है? आपको अगर इंग्लिश में महारत हासिल करनी है स्टूडेंट्स, सो यू हैव टू बी द नेक्स्ट वर्डस्मिथ ऑफ इंग्लिश। इट मींस दैट यू नीड टू बी अ क्वाइट गुड इंग्लिश वोकैबुलरी लर्नर। क्लियर? चलो शुरुआत करते हैं फॉर दिस सेशन। द फर्स्ट पार्ट, इंग्लिश क्वेस्ट पॉड 6, स्टडी पैटर्न। स्टूडेंट्स, जैसे मैं हमेशा कहती हूं, रीडिंग इंग्लिश इज समथिंग विच इज नॉट टू बी बार्गेन्ड एट ऑल, विच कैन नॉट बी नेगोशिएटेड एट ऑल। बट बहुत सारे बच्चों के क्वेरीज हैं कि मैम पढ़ते टाइम जब हमको कोई डिफिकल्ट वर्ड आता है हम वहां अटक जाते हैं, तो हम कैसे करें? स्टूडेंट्स, मैं हमेशा कहती हूं, व्हेनेवर यू आर रीडिंग अ न्यूज़पेपर, तो फोकस ये करो कि आप उस आर्टिकल का जनरल आइडिया निकालने के लिए पढ़ रहे हो। सेकेंड, पढ़ते टाइम अगर कितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स आए बच्चा, तो उसमें आपको अटकना नहीं है। उन डिफिकल्ट वर्ड्स का कंटेक्चुअल मीनिंग क्या जाता है वो आपको लेना है, आपको चलते बढ़ना है। बहुत सारे बच्चे रीडिंग करते टाइम डिफिकल्ट वर्ड्स पे रुकते हैं, लिखते हैं, डिक्शनरी देखते हैं। ये गलत तरीका है। इससे दो चीजें होती हैं। फर्स्ट, तुम्हारी रीडिंग स्पीड हैम्पर होती है, एंड सेकेंड, तुम्हारा कॉम्प्रिहेंशन भी हैम्पर होता है। ठीक है? तो अगर कोई डिफिकल्ट शब्द आ जाए जिसका मीनिंग आपको नहीं पता है, सेंटेंस में भी मैम नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है ना, एक पैराग्राफ अगर 10 वाक्य से बना है, आपको 5 वाक्य नहीं समझे, 5 तो समझे, उसका ही जनरल आइडिया लिखो। क्लियर? जितना समझा उसी को लिखने की कोशिश करो। दैट इज द करेक्ट वे ऑफ रीडिंग अ न्यूज़पेपर। मैम बुक रीडिंग का बेसिक इंटेंशन मेरा देने का यह था बच्चा कि बुक रीडिंग से तुमको स्पीड आए। व्हेन इट कम्स टू मेंस एग्जाम, वहां पे रीडिंग स्पीड बहुत मायने रखती है, क्योंकि सेंटेंसेस काफी कॉम्प्लेक्स होते हैं, सेंटेंसेस काफी लेंदी होते हैं। तो कई बार एक बार पढ़ने में सेंटेंस हमको नहीं समझ में आता है, इसीलिए स्पीड होनी चाहिए। रीडिंग स्पीड सिर्फ किताबों से आती है। बुक रीडिंग करते समय शब्दों में मत अटको। सपोज यू आर रीडिंग सुधा मूर्ति बुक्स और आर.के. नारायण बुक्स or Robin Sharma books, be it any author, try to get the idea, the story of the book, of the novel, rather than getting engaged. हाँ, लेकिन जैसे कुछ किताबें जैसे कि द सीक्रेट है, कुछ मोटिवेशनल बुक्स हैं, तो ये किताबों को आप एक बार फास्ट नहीं पढ़ सकते, बिकॉज इन किताबों के हर एक वाक्य पे आपको इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ता है। सो मेरे हिसाब से जो किताबें मैं आपको पढ़ने के लिए सजेस्ट कर रही हूं, आप वही पढ़े। काफी कुछ बच्चों के मैसेज कि मैम हम ये मोटिवेशनल बुक पढ़े क्या? लुक, मोटिवेशनल बुक्स कैन नॉट बी रेड फास्ट, यू नो, दे नीड टाइम। So my personal preference will not be any motivational book at this stage. Rather, you can prefer books or novels which have stories, which have some morals, which have some sort of engagement in that, कि जिसकी वजह से आपको शब्दों में अटकना ना पड़े। ठीक है? तो पढ़ते समय कोई भी डिफिकल्ट वर्ड आए उसको अनजान मारो और जितना समझ में आता है उतना लिखो। दैट इज द करेक्ट वे ऑफ रीडिंग। पढ़ते समय डिक्शनरी का यूज नहीं करना चाहिए। इसीलिए मैं अपने क्लास में क्या करती हूं, मैं एक तरफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ले रही हूं और मैं एक तरफ वोकैबुलरी बढ़ा रही हूं। वोकैबुलरी के लिए अलग से प्रैक्टिस करना है, रीडिंग विथ वोकैबुलरी नहीं करते हैं। इट हैम्पर्स योर स्पीड एज वेल एज योर कॉम्प्रिहेंशन। क्लियर? नेक्स्ट, हाउ टू रिमेंबर वोकैबुलरी। अरे बाप रे, ये क्वेश्चन को तो मैं सच में आंसर करते करते मैं थक गई हूं। मैम वोकैबुलरी के वर्ड्स याद नहीं रहते। मैं आपको फिर कहती हूं बच्चा, वोकैबुलरी यहां रहेगी, याद रहेगी, वोकैबुलरी यहां रहेगी, भूल जाओगे। इसीलिए चाहे जो भी नया वर्ड आप पढ़ें उसको आप अपने लिखने में या बोलने में यूज करो। आप जरूरी थोड़ी है बच्चा कि इंग्लिश सेंटेंस बना के बोलो। यू कैन मेक अ हिंदी सेंटेंस विद एन इंग्लिश वर्ड, you can construct a Marathi sentence with an English word, which is very much possible. बोलते भी तो हो आप, आई तुम्हाला कंफ्यूज करू नकोस, मम्मी मुझे कॉम्प्रोमाइज करने को मत बोलो। अभी बोलो कंफ्यूज और कॉम्प्रोमाइज क्या आपके मराठी और हिंदी वर्ड्स हैं? नहीं,
बट आपने इसको इतना डेली लैंग्वेज में यूज कर लिया है कि अब वो आपके एकदम हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स बन गए, इनफैक्ट हिंदी और मराठी लैंग्वेज के। सो जितना हो सकता है वोकैबुलरी को हैमर करो। जो मैं कहती हूं ना कि जनरल आइडिया लिखो, बुक रिव्यू लिखो, मूवी रिव्यू लिखो, इनमें आप नए वर्ड्स को डालो। स्टूडेंट्स, ट्राई टू रिप्लेस योर ओल्ड वोकैबुलरी विथ न्यू वर्ड्स। ना लिसन, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, वोकैबुलरी किसी भी भाषा का क्या होता है? सॉफ्टवेयर। आपके मोबाइल में भी आता है यार, हर 2 महीने को सॉफ्टवेयर अपडेट करो, सिंपल एज दैट। वोकैबुलरी अपडेट करो। थक नहीं गए वर्ड कंफ्यूज 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 बोल के? ना, गो विथ पजल्ड, गो विथ bewildered. Clear? Try to change your words when you use them. नेक्स्ट, ग्रामर का एप्लीकेशन एक बहुत बड़ी दिक्कत है मैम। ग्रामर एप्लीकेशन कैसे करें? स्टूडेंट्स, मैं फिर कहती हूं, अगर आपको बैंकिंग क्रैक करना है तो बिना ग्रामर के भी बैंकिंग आप मेंस एग्जाम निकाल सकते हो। थोड़ी जो दिक्कत आएगी वो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में आएगी, लेकिन अगर आपका स्टाफ सिलेक्शन टारगेट है तो उसके लिए ग्रामर अनिवार्य है, इंपॉर्टेंट है, इट्स कंपल्सरी। बट बैंकिंग को ग्रामर के बिना लिया जा सकता है। देखो, ग्रामर का ना थोड़ा सा फंडा डिफिकल्ट है। क्या डिफिकल्ट है? ग्रामर के रूल्स समझ में बहुत जल्दी आते हैं, ग्रामर के रूल्स रट्टा बहुत जल्दी हो जाते हैं, लेकिन ग्रामर के रूल्स अप्लाई कैसे करना है वो समझ में नहीं आता। क्लियर? तो ग्रामर का एप्लीकेशन सिर्फ रीडिंग से आता है, क्योंकि एग्जामिनर पूछता है स्पॉट द एरर। स्पॉट द एरर यानी क्या गलत है, क्या गलत है के लिए रीडिंग आती है, कहां गलत है के लिए रीडिंग आती है, और क्या गलत है के लिए ग्रामर है। सो नोबडी इज आस्किंग यू टू जस्ट चेंज द एरर पार्ट, एनी एग्जामिनर विल आस्क यू टू स्पॉट द एरर। स्पॉट द एरर के लिए रीडिंग है, और एरर को चेंज करो, अगर बोल रहा है उसको सही करो तो ग्रामर लगेगा। क्या गलत है के लिए ग्रामर है, कहां गलत है के लिए रीडिंग है। अगर आपको ग्रामर एप्लीकेशन आपका अच्छा करना है, स्पॉट द एरर के मिस्टेक्स आपको कम करना है, तो रीडिंग विथ और विदाउट अंडरस्टैंडिंग विल वर्क फॉर यू। क्लियर? नेक्स्ट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। कल ही मैंने एक आरसी का इनडायरेक्ट क्वेश्चंस का सेशन लिया है, प्लीज आप वो सेशन देखें। बहुत सारे बच्चों की स्ट्रैटेजी ये है कि मैम हम पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर पैसेज पे जाके आंसर्स मार्क करते हैं, तो 6 में से 5 तो बराबर आ ही जाते हैं, और आएंगे भी, क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं। ये कौन से साल में हुआ, डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप जाओ पैसेज में आंसर मिल जाता है। बट बैंकिंग का एक ट्रेंड देखा गया है। वो ट्रेंड क्या है कि 2015-16 तक जितने भी बैंकिंग में आरसी के पैसेजेस आते थे वो लेंदी होते थे विद डायरेक्ट क्वेश्चंस, तो बच्चे का टाइम पैसेज पढ़ने में ज्यादा जाता था। लेकिन आफ्टर 2016, फ्रॉम द ईयर 2017 टिल डेट, ये देखा गया है कि चाहे प्री हो या मेंस हो, पैसेजेस की लेंथ छोटी कर दी गई है और क्वेश्चंस को इनडायरेक्ट कर दिया गया है। तो जो बच्चे ये स्ट्रैटेजी लगा रहे हैं कि पहले क्वेश्चन बाद में ये इनडायरेक्ट क्वेश्चंस को अप्लाई नहीं होता है। आरसी सॉल्व करते समय एक बात का ध्यान रहे, पढ़ते पढ़ते, एग्जाम में नहीं करना है, अभी करना है, प्रैक्टिस के टाइम पढ़ते पढ़ते आपको उसका जनरल आइडिया नोट डाउन करना है, फर्स्ट। सेकेंड, जितना हो सकता है स्टूडेंट्स, अगेन ऐसे जितना हो सकता है एक्यूरेसी पे फोकस करो। मैम आरसी पढ़ा, समझा, 10 क्वेश्चन थे, 10 में से 10 क्यों सॉल्व कर रहे हो? 10 में से 5 ही करो, 5 में से 5 बराबर आने चाहिए। आपको अगर पहली रीडिंग में क्वेश्चन नहीं समझता है तो डोंट अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन, स्किप। क्लियर? नेक्स्ट, स्कोर। स्कोर के जो वेरिएशंस हैं इसके बारे में मैं आपको बता दूं। स्टूडेंट्स, अगर आपका इंग्लिश का बेसिक अच्छा नहीं है, बेसिक यानी क्या? रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग, वोकैबुलरी एंड ग्रामर एप्लीकेशन, अगर ये 3 चीजें अच्छी नहीं है तो स्कोर ऑब्वियस सी बात है अच्छा नहीं आएगा। तो प्लीज अपने आप को पुश मत करो एग्जाम्स दे देकर। इससे क्या होता है कि स्कोर कम आने से कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा छन्नी हो जाता है, एंड दैट इज द पॉइंट व्हेन यू से कि यार मुझे इंग्लिश तो नहीं आती। तो आप पहले अपने बेसिक्स पे वर्कआउट करो। जैसे कि आमिर खान गीता को दंगल में तभी उतारता है जब उसको पता है कि अब ये लड़की लड़कों से दंगल जीतने की क्षमता रखती है। पहले ही दिन वो अपने बच्ची को उठा के दंगल में नहीं उतारता है। सेम थिंग, इफ यू आर नॉट वेल प्रिपेयर्ड विथ योर फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश, प्लीज डोंट अपीयर फॉर एनी एग्जाम, एनी मॉक टेस्ट। इसकी वजह से तुम्हारा इंग्लिश का कॉन्फिडेंस छन्नी हो जाएगा, टूट जाएगा, और एक बार कॉन्फिडेंस टूट जाए फेलियर से तो उसको बनाना काफी मुश्किल होता है। ठीक है? स्कोर पे एक और थोड़ी बात मैं बताऊंगी बच्चा। 30 क्वेश्चंस हैं तो 30 में से 15 अटेम्प्ट करो,
20 अटेम्प्ट करो, लेकिन मुझे 100% एक्यूरेसी चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट, ओके, स्टार परफॉर्मर्स। 4th ऑनलाइन बैच के स्टूडेंट्स की लिस्ट इतनी लंबी है कि मैं यहां मेंशन नहीं कर सकती, जिन्होंने बुक रिव्यू और मूवी रिव्यू में इतना धमाल मचाया है कि मुझे उन बच्चों को कॉमन स्टेटमेंट्स देना पड़ रहे हैं। वन ऑफ द बेस्ट रिव्यूज 10 आउट ऑफ 10, वन ऑफ द बेस्ट रिव्यूज 10 आउट ऑफ 10। तो ये मेरे मोबाइल में ऑटो फीड हो चुका है, वन ऑफ द बेस्ट, क्योंकि इतना अच्छा लिख रहे हैं 4th ऑनलाइन बैच के बच्चे। आई थिंक सम ऑफ देम कैन बी प्रीटी गुड लिंग्विस्ट, यू नो, इतना ब्यूटीफुल राइटिंग है। मूवी और बुक रिव्यू तो इतना अच्छा प्रेजेंट करें दैट आई एम रियली इंप्रेस्ड। और एक दो भी नहीं, कम से कम 15 से 20 बच्चे ऐसे हैं जिनको मैंने टेलीग्राम पे सिर्फ यही मेंशन किया है, वन ऑफ द बेस्ट रिव्यूज 10 आउट ऑफ 10। सो कीप इट अप, कीप डूइंग द गुड वर्क, ओके 4th ऑनलाइन बैच स्टूडेंट्स, कीप इट अप। सेकेंड, वृशाली, स्कोर इंप्रूवमेंट काफी दिख रहा है वृशाली का। मे भी अगर पॉसिबल है तो मैंने शायद वैभव सर को इनके टेलीग्राम के कुछ फोटोज भेजे हैं, वैभव सर आपको बताएंगे। वृशाली को मैंने देखा कि कंसिस्टेंटली वृशाली का स्कोर इंप्रूव होता हुआ दिखा है हम लोगों को। तो शायद अगर ये फोटोज हैं तो वैभव सर आपको ये बताएंगे कि हाउ वेल शी इज परफॉर्मिंग, यू नो, शी इज डूइंग सो वेल विथ रिस्पेक्ट टू कंसिस्टेंसी इन रीडिंग। रीडिंग की कंसिस्टेंसी रख के उसने स्कोर कितना इंप्रूव किया है अपना। नेक्स्ट स्टार परफॉर्मेंस सारिका। सारिका का मुझे अच्छा ये लगा कि ये बच्ची कंटिन्यूअस क्विजेस दे रही थी एंड शी यूज्ड टू सेंड मी द स्कोर, एंड विद हर कंसिस्टेंसी दैट आई हैव सीन, lot of improvement can be seen in her score. Then there is Aditi. Aditi ने GST को नहीं छोड़ा। आदिति के GST जो बना रही है बच्ची, इनफैक्ट आदिति के कुछ सैंपल GST मैंने दूसरे बच्चों को भी फॉरवर्ड किए हैं कि देखो ऐसा GST बनाना चाहिए। सो आदिति, यू आर रियली डूइंग अ ग्रेट टास्क। सिर्फ इतना करना है बच्चा आदिति, आपको अभी GST पूरा नहीं बनाना है, बिकॉज नाउ यू नो हाउ टू कॉम्प्रीहेंड द पैसेज। सो आदिति, व्हाट यू हैव टू डू राइट नाउ इज जस्ट गो फॉर द जनरल आइडिया बच्चा एंड टोन, नो स्ट्रक्चर। क्लियर? नेक्स्ट, स्नेहल। स्नेहल ने भी काफी GST की प्रैक्टिस की है। सो आई एम रियली इंप्रेस्ड बाय दीज टू गर्ल्स, द वे दे आर ट्राइंग टू एनहांस द कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स। कीप इट अप। मैं लोगों को कभी भी उनकी मेहनत से जज करती हूं, उनके रिजल्ट से नहीं। उनकी मेहनत कितनी है, उनके एफर्ट्स कितने हैं। क्योंकि जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, बच्चा तुम्हारी किस्मत में लिख दिया है कि तुम बैंकर बनोगे या नहीं, फिर तुम्हारे हाथ में क्या है? तुम्हारे हाथ में सिर्फ अपना 100% देना है। हर मैच को, हर ओवर को, हर ओवर की हर बॉल को मुझे मेरा बेस्ट परफॉर्मेंस देना है, इतना ही कर सकते हो। लाइफ के आप अपने सिर्फ सचिन तेंदुलकर हो। टीम इंडिया जीतेगी हारेगी ये सचिन के हाथ में नहीं है। सचिन के हाथ में सिर्फ सेंचुरी बनाना है, और यही वो बच्चे कर रहे हैं। दे आर जस्ट गिविंग देयर बेस्ट परफॉर्मेंस, दैट्स इट। आगे का आपको नहीं सोचना है। ओके, स्टूडेंट्स के काफी डाउट्स हैं जो मैं अब लेना चाहती हूं। द फर्स्ट है निखिल वाग का डाउट कि मैम कुछ हिंदी वर्ड्स हम ऐसे या लेटर राइटिंग में यूज कर सकते हैं। कुछ स्पेसिफिक बच्चों के डाउट्स मैं यहां क्यों लेती हूं, ताकि हो सकता है बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट्स होंगे जो मेरे तक नहीं पहुंचे हैं। सो आई वांट दैट मैक्सिमम स्टूडेंट्स शुड गेट द बेनिफिट ऑफ दिस सेशन। इसीलिए मैं ये स्टूडेंट्स डाउट वाला सेशन ओपनली लेती हूं, ओपन डाउट सेशन लेती हूं। निखिल का वर्ड था कि मैम जुगलबंदी है, तो आपने अगर इंडियन एक्सप्रेस पढ़ा, द हिंदू पढ़ा, तो वहां वो लोग ब्रैकेट में डाल ही देते हैं वरांडा, जुगलबंदी, जंगल, समोसा, बिंदी, ये वर्ड्स काफी कॉमन दिखे, महाराजा। आप लेकिन इन शब्दों को आपके फॉर्मल ऐसे राइटिंग में यूज नहीं कर सकते हैं। क्लियर? अनटिल एंड अनलेस, सपोज बेटी बचाओ आंदोलन, राइट एन एसे ऑन बेटी बचाओ आंदोलन, देयर बेटी बचाओ विल डू, बिकॉज नाउ इट हैज बिकम अ पार्ट ऑफ अ स्कीम। क्लियर? स्वच्छ भारत अभियान, राइट एन एसे ऑन स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान, ये 3 वर्ड्स एक्सेप्टेड है। बियॉन्ड दैट नो हिंदी और एनी अदर लैंग्वेज वर्ड विल बी एक्सेप्टेड हियर। क्लियर निखिल? ऐसे में नहीं, फॉर्मल राइटिंग में नहीं। नेक्स्ट, नंबर ऑफ रॉन्ग्स इन एग्जाम नॉट मोर देन 5। काफी बच्चों के स्कोर्स आए हैं जिनके नंबर ऑफ रॉन्ग्स है मैम 8, 9, 10, 12। मैं आपको बता दूं, अगर इंग्लिश में नंबर ऑफ रॉन्ग्स 5 को एक्सीड कर रहे हैं तो इसका मतलब ये होता है कि बच्चे को बेसिक पे और मेहनत करनी है, इसका बेसिक क्लियर नहीं है। अगर नंबर ऑफ रॉन्ग्स 4, 5, 3 है तो इसका मतलब इसने स्ट्रैटेजी गलत लगाई, या तो इसने चॉइस ऑफ क्वेश्चंस गलत किए या सीक्वेंसिंग ऑफ क्वेश्चंस गलत की। ठीक है, तो स्ट्रैटेजी गलत होती है। बट अगर 5 से ज्यादा गलत हो रहा है इसका मतलब बेसिक्स में गड़बड़ है। नेक्स्ट, 15 दिन का टारगेट असाइनमेंट हो गया है, अभी मैं क्या करूं? 15 डेज का टारगेट असाइनमेंट हो गया तो अभी मैं नेक्स्ट क्या करूं? Now listen students,
बहुत सारे बच्चों को मैं 8 दिन का टारगेट असाइनमेंट दे रही हूं, 15 दिन का दे रही हूं, किसी को 1 महीने का दे रही हूं, डिपेंडिंग ऑन योर लेवल ऑफ इंग्लिश। ओके, तो अब आगे क्या करना चाहिए स्टूडेंट्स, आप पहले ना ये दिमाग से बात निकाल दो कि मैम अगर 8 दिन आपने मुझे 6 घंटे इंग्लिश की रीडिंग दी है तो 8 दिन के बाद आप मेरा इंग्लिश का लोड 4 घंटे पे लाएंगी। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इनिशियल इंग्लिश के 2 महीने को तुमको 6 से 8 घंटे देना है, 4 घंटे 5 घंटे जितना टाइम मैक्सिमम दे सकते हो दो। 2 महीने कंसिस्टेंटली इंग्लिश के ऊपर 6 घंटे मेहनत करने के बाद फिर आपका वो 4 घंटे 5 घंटे 3 घंटे पे इंग्लिश का स्टडी आएगा, उससे पहले नहीं। उससे पहले करने जाओगे तो प्री में प्रॉब्लम नहीं आएगा, मेंस में अटकोगे। इंग्लिश के साथ अगर तुम छेड़खानी करोगे, इंग्लिश के टाइम इन्वेस्टमेंट के साथ छेड़खानी करोगे, प्रॉब्लम प्री में नहीं आएगा, प्रॉब्लम आएगा मेंस में। देन आई विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल। सो विकी, आपका जो 15 दिन का टास्क असाइनमेंट आपने कर लिया, नेक्स्ट टास्क असाइनमेंट में जो दूंगी वो 15 दिन से थोड़ा सा ज्यादा हैवी होगा। बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। ओके, नेक्स्ट, लेंथ ऑफ जीएसटी। बहुत बार बच्चों का है कि मैम हमारे जीएसटी बहुत लंबे बन रहे हैं, क्या करें? ठीक है, आई विल गिव एन एग्जांपल फॉर दैट। एक बच्ची है जो 6 साल की है, एक लड़की है जो 16 इयर्स की है, और एक लेडी है जो 26 इयर्स की है। आई रिपीट अगेन, एक बच्ची है 6 साल की, एक बच्ची है 16 साल की, एक 26 इयर्स की लेडी है। और आपने तीनों को खड़े किया और बोला चलो बाहुबली की कहानी सुना। अब वो जो 6 साल की लड़की है वो बाहुबली की कहानी बुरे से बुरा आधा घंटा 45 मिनट सुनाएगी, क्योंकि वो लड़की सब इंक्लूड करेगी। कुमार वर्मा का कैरेक्टर, देवसेना के कपड़े, गाने, पिक्चराइजेशन, एवरीथिंग। जो 16 साल की लड़की है वो वही कहानी 10 मिनट में सुनाएगी, बिकॉज उसको पता है कि देवसेना के कपड़े, गाने, ज्वेलरी, कुमार वर्मा, ये कैरेक्टर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, ये चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। और वही लड़की अगर 26 साल में आपको सुना रही है तो वो 5 मिनट में बोल देगी कि नो, दिस इज अ पॉलिटिकल फैमिली ड्रामा एंड अ स्मॉल लव स्टोरी कमिंग अप, एंड ऑल्सो पावर के लिए जो झगड़ा है, फाइट फॉर पावर। ठीक है, तो आपको इससे क्या समझा कि 6 साल की लड़की बहुत लंबा लेख लिखती है क्योंकि उसकी मेच्योरिटी उतनी नहीं है। 16 साल की बच्ची की मेच्योरिटी थोड़ी ज्यादा है तो वो कम टाइम में बोलती है। सेम अप्लाइज फॉर 26 इयर्स। द सेम एग्जाम्पल अप्लाइज फॉर योर इंग्लिश राइटिंग। जितनी आपकी इंग्लिश की कॉम्प्रिहेंशन मेच्योरिटी कम रहेगी उतना लंबा लेख लिखोगे आप। जैसे जैसे विद प्रैक्टिस तुम्हारी कॉम्प्रिहेंशन मेच्योरिटी इंग्लिश की बढ़ेगी, लेंथ ऑटोमेटिकली कम होती जाएगी। ऑफलाइन बैच के जो मेरे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड बैच के स्टूडेंट्स हैं वो एक पन्ने पे एक जीएसटी बनाते थे, पूरा रजिस्टर का पेज भर के। 1 से 1.5 महीने के बाद वो बच्चों को इतना समझ में आ गया था कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या अनइंपॉर्टेंट है, तो वो एक पेज में 4 जीएसटी बनाने लगे थे 1.5 महीने के बाद। बट कैसे हुआ मैम? ये प्रैक्टिस से। सो यू हैव टू प्रैक्टिस, क्लियर? एंड डोंट वरी अबाउट द लेंथ, इट विल टेक टाइम टू रिड्यूस। नेक्स्ट, पैराजंबल। करण का कहना है कि मैम पैराजंबल में बहुत गलतियां हो रही है। ओके, अपकमिंग फ्राइडे को मैं एक पैराजंबल पे सेशन लूंगी, तो आप उस सेशन में जरूर रहिए। बट पैराजंबल गलत हो रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, पैराजंबल का इंपॉर्टेंस एसबीआई असिस्टेंट में बहुत ज्यादा है। एसबीआई असिस्टेंट प्री में पैराजंबल बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क के लिए कंफर्म आता है। पैराजंबल में एक्यूरेसी विथ प्रैक्टिस आती है, पैराजंबल में एक्यूरेसी विथ प्रैक्टिस आती है। नीलेश कटोले बोल के एक स्टूडेंट है, ही इज स्टिल एन एस्पिरेंट बट वेरी सून ही विल बिकम अ बैंकर, आई एम श्योर ऑफ इट। नीलेश को कहा था कि नीलेश एसबीआई प्री निकालनी है, तो कहा हाँ मैम आप बोलो मैं करूंगा। 3 पैराजंबल रोज प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है मैम, पहले दिन किया, गलत आ रहे हैं मैम, तीनों रॉन्ग। मैंने कहा ठीक है करो ना दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, छठे, 10 दिन तक पूरे 3 के 3 पैराजंबल गलत। 13th या 14th डे से एक करेक्ट आना शुरू हुआ, 15th डे से 16th डे से 2 करेक्ट आने लगे, एंड विद इन अ पीरियड ऑफ अ मंथ, 1 महीने के पीरियड में वो बच्चा जो 3 पैराजंबल सॉल्व करता है वो तीनों के तीनों करेक्ट आने लगे। एंड दैट विल कम ओनली थ्रू प्रैक्टिस, क्लियर? सो कीप सॉल्विंग पैराजंबल्स अ लॉट इवन इफ यू गेट रॉन्ग। नेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग अ पैसेज और वोकैबुलरी। कोमल, मैंने पहले भी बताया, जब आप कोई चीज पढ़ रहे हो तो वोकैबुलरी पे ध्यान मत दो। फॉर एग्जाम्पल, आई स्पोक अबाउट दिस मूवी तात्या विंचू, झपाट लेला। वो पिक्चर जब मैंने देखी तो मुझे इसमें कई ऐसे मराठी वर्ड थे जो मुझे नहीं समझे, बट मुझे उस पिक्चर का जनरल आइडिया समझा कि दिस इज अ हॉरर कॉमेडी, राइट? सेम एक्सक्यूज मी, पढ़ते टाइम
वोकैबुलरी पे फोकस नहीं करना है, ऑथर क्या बोलना चाह रहा है, व्हाट इज द जनरल आइडिया, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज, उस पे फोकस करना चाहिए. सो कोमल, डोंट गो और रन बिहाइंड वोकैबुलरी, फोकस ऑन द आइडिया ऑफ द पैसेज. नेक्स्ट, इंग्लिशचा स्कोर वाढत नाही आहे, काय करू. एक टेलीग्राम पे बच्चा है जिसका नाम SU है, ठीक है, तो उनका कहना है कि मैम इंग्लिश का स्कोर नहीं बढ़ रहा है, क्या करूं. इंग्लिश का स्कोर कम आने के 2 रीजंस. सबसे पहला, सिर्फ रीडिंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग हो रही है तो स्कोर नहीं आएगा. सिर्फ रीडिंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग हो रही है तो स्कोर नहीं आएगा. सेकंड, रीडिंग में जितना गैप पड़ेगा तुम उतना 0 पे जाके बैठ जाओगे. रीडिंग में जितना गैप पड़ेगा तुम उतना 0 पे जाके बैठ जाओगे. पहले 8 दिन पढ़ा, 15 दिन नहीं पढ़ा, तो जो 15 दिन नहीं पढ़े तो वो 8 दिन के भी पीछे चले गया. इंग्लिश में स्कोर 2 ही चीजों से आएगा, रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड फोकस. रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड फोकस. आपका देखो बच्चा मेरे पहले ही होता है, इंग्लिश इज एन आर्ट, और आर्ट या कला को जब आप हाथ लगाते हो तो आपका ध्यान बहुत ज्यादा होना चाहिए. इंग्लिश इज एग्जॉस्टिव सब्जेक्ट. इंग्लिश इज एन एग्जॉस्टिव सब्जेक्ट, दैट्स सो ट्रू. मैथ्स एलआर में ना दिमाग थकता है ना बॉडी थकती है, लेकिन इंग्लिश में दिमाग बॉडी दोनों थकते हैं, बिकॉज इट्स एन आर्ट. And art requires more energy and efforts as compared to science. Clear? So आप प्लीज कोशिश ये करें, read with understanding and focus बढ़ाओ vocabulary, grammar application पे. Next, assignment submissions, exam and COVID. बहुत सारे बच्चों के टेलीग्राम पे मैसेज थे कि मैम हमारे एग्जाम्स हैं, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स हैं, MCOM के, लास्ट ईयर इंजीनियरिंग, व्हाटएवर, एंड देन कोविड की वजह से उनके फैमिली मेंबर्स को एडमिट है तो हम असाइनमेंट सबमिट नहीं कर सके. ठीक है स्टूडेंट्स, नथिंग टू वरी, प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, योर फैमिली, एंड अपीयर फॉर द यूनिवर्सिटी एग्जाम्स इन अ प्रॉपर वे. एग्जाम्स अच्छे से लिखो, असाइनमेंट्स आप नहीं भी सबमिट किए तो चलेगा, लेकिन झूठे एक्सक्यूजेस मत देना. उन्हीं बच्चों को माफी है जिन बच्चों के टेलीग्राम पे मुझे हॉल टिकट्स आए हैं, जिन बच्चों के मेंशन किया है कि मैम इनको कोविड हुआ है, हमारे फैमिली में वो एडमिट है, इसलिए हम लोग असाइनमेंट नहीं कर सकते. दूसरे बच्चों को माफी नहीं. ठीक है, मार्क करताना 100% एक्युरेट वाटतंय बट रॉन्ग होत आहे. वैशाली, she I think is a non SSA student. वैशाली, she's a non SSA student and her doubt is, जब मैं आंसर मार्क करती हूं तो ऐसा लगता है कि 100% करेक्ट है पर गलत हो जाता है. Listen students, again I am saying, आप इंग्लिश में सबसे बड़ी गलती क्या करते हो मैं बताती हूं. तुम ना बहुत शाने और बहुत बदमाश भी बच्चे हो. क्यों? मैथ्स में क्या करते हो, क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन अगर सपोज इनइक्वालिटीज का है, मुझे मैथ्स के टॉपिक्स नहीं पता, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रही हूं, क्वेश्चन अगर इनइक्वालिटीज का है या एलआर का इनइक्वालिटीज का है, व्हाटएवर, तो आप क्या करते हो, अगर मैंने इनइक्वालिटीज चैप्टर नहीं पढ़ा तो आप वो क्वेश्चन को स्किप करते हो. राइट और रॉन्ग? यस. तुम ऑप्शंस नहीं देखते हो. इंग्लिश में तुम क्या बदमाशी करते हो पता है, तुम इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ते हो, क्वेश्चन तुमको नहीं भी समझा तब भी तुम ऑप्शंस पे जाते हो और ऑप्शंस को टिक करके आते हो, तुक्का मार के आते हो, फ्लूक चलाते हो, इसीलिए गलत होता है. पहली रीडिंग में अगर सवाल ही नहीं समझा तुम ऑप्शंस पे गए कैसे? फर्स्ट रीडिंग में अगर क्वेश्चन ही नहीं समझा, हाउ डेयर यू मूव टू द ऑप्शंस? टेल मी. पैराजंबल पढ़ा, क्लोज टेस्ट पढ़ा, पर पैसेज क्या बोल रहा है कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा है, ऑप्शंस पे गए कैसा? And that is the biggest mistake that you make. आपको इंग्लिश में चॉइस ही करना नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना है क्या छोड़ना है. ये चॉइस आपकी मैथ्स और एलआर में बहुत क्लियर है, क्योंकि आप वहां पे तुक्के नहीं मार सकते ना, इट इज साइंस, वहां तुक्के नहीं चलते हैं. इंग्लिश में तुक्के चल जाते हैं क्योंकि आधा समझा आधा नहीं समझा, क्या समझा क्या नहीं समझा इसी में तो कंफ्यूजन है. सो आई हम्बली रिक्वेस्ट यू वैशाली, सबसे पहले बेटा, पहली बार मैंने क्वेश्चन पढ़ा, मुझे क्वेश्चन नहीं समझा, देन डोंट मार्क, डोंट गो फॉर द ऑप्शंस. 30 क्वेश्चंस में से शुरुआत में 10 ही अटेम्प्ट करो, बट 10 में से 10 बराबर आने चाहिए. ऐसी स्ट्रैटेजी रखो, 30 पढ़ो 10 चुनो, 10 में से 10 बराबर आने चाहिए. क्लियर? मैथ्स और एलआर खाने की ऐसी थाली है जिसमें सिर्फ पनीर और सब्जी है, पनीर की सब्जी और रोटी है, तुम खुशी से खाते हो. लेकिन इंग्लिश की जो थाली है ना, इसमें बहुत वैरायटी है, तुमको वही चूज करना है जो तुम डाइजेस्ट कर सकते हो. क्लियर? जो तुम एक्यूरेट ला सकते हो. Understood this? Okay, let's move to the next part. Okay, students, आज vocabulary जो है, मैंने कहा मैं आपको जैसे स्टार्टिंग में कह दिया था कि मैं आज आपको वर्डस्मिथ बनाने वाली हूं. Yes, आज कुछ हम स्पेशल शशि थरूर वर्ड लेते हैं.
द सो कॉल्ड थरूरियन वर्ड्स. थरूरियन वर्ड्स में ये वर्ड्स काफी कॉमन आपको शशि थरूर की लैंग्वेज में मिलेंगे. So let's go for it. The first word for today is puerile. Puerile यानी बहुत ही childish, immature, silly. It's an adjective. Puerile is an adjective. जैसे कि आप देख सकते हैं, the character of Hrithik Roshan in the movie कोई मिल गया was pretty puerile, was very childish, immature, silly. In fact, the behavior of Hrithik Roshan in the movie कोई मिल गया was puerile, very childish, very silly, very immature. Clear? That's puerile. Puerile is an adjective. So this is a Tharurian word. शशि थरूर की डिक्शनरी में से कुछ आज शब्द हमने निकाले हैं. Let's go for the second word. Calumny. Calumny is basically a noun. Calumny यानी ऐसी एक्ट जो सामने वाले के बदनाम करने के लिए की जाती है. That's calumny. For example, if you have seen the movie Sarabjit, in the movie Sarabjit, the character of Sarabjit was actually going through a vicious calumny, right? The character of Sarabjit was going through a vicious calumny, blames. ऐसी चीज जो आपने किया ही नहीं, ऐसा गुनाह जो आपने किया ही नहीं, उसके ऊपर आप पे इल्जाम लगाए जाएंगे तो calumny, okay? So he, or we can say Sarabjit was facing vicious calumny, ठीक है? Next, rhodomontade, and this is something very common. Rhodomontade is a boastful behavior. मैं ही सबसे बड़ा, मैं ही सबसे अच्छा, मैं ही सबसे शाना. This kind of behavior was seen in the movie Sultan, first half. सुल्तान को सिर्फ सुल्तान ही हरा सकता है. That kind of behavior is rhodomontade, a boastful behavior. Okay? So the behavior of Salman Khan in the first half of Sultan movie was rhodomontade. Rhodomontade is a boastful behavior, खुद की बढ़ाई करना. Yes, a kind of conceitful attitude. Rhodomontade is a noun. Next, farrago. Farrago is basically again a noun. Farrago को हम British casual English में कहते हैं hodgepodge. सब भगदड़ मत जाना, confused mixture. जनरली प्रियादर्शन मूवीज अगर आपने देखे हैं, जैसे कि हंगामा मूवी, प्रियादर्शन मूवीज का जो लास्ट सीन होता है वहां सिर्फ भगदड़ मच जाती है. सो द क्लाइमैक्स ऑफ प्रियादर्शन मूवीज जनरली कंसिस्ट ऑफ फरागो ऑफ एक्टिविटीज, राइट? कोई मंगलसूत्र ढूंढने की गड़बड़ में है, कुछ भी मस्त चल रहा है. सो दिस इज फरागो ऑफ एक्टिविटी सीन इन द प्रियादर्शन मूवीज. क्लियर? Next, farrago is a confused mixture, hodgepodge, gadbad, bhagdad. Next, lacunae. Lacunae is the gap, the absent part, the lacking part, the missing part. It's a plural form. Lacuna, singular. Lacunae, plural. So lacunae is a noun again. So I have discovered some lacunae in his document, some gaps in his writings or in his write-ups or in the text. That's lacunae, gap. The absent part. Clear? चले आगे. आज के 5 words याद रहेंगे. Okay. Let's get ready for the next part, and that is the most asked question. The most asked question by the students कि मैम 2 के बाद V1 के 2 के बाद V4. क्या गड़बड़ है ये बताइए हमें. 2 के बाद V1 या 2 के बाद V4. Students, ये आप तो पढ़ ले सकते हैं, बट मैं इसको सिंपल आपको एक शॉर्टकट बताती हूं. प्रेपोजिशन के बाद अगर वर्ब आता है, प्रेपोजिशन के बाद अगर वर्ब आता है तो V4 फॉर्म में आता है. अगेन आई रिपीट, प्रेपोजिशन के बाद अगर वर्ब आया तो V4 फॉर्म में आएगा. ओके, ये जो 2 + V1 वाला केस है ना बेटा, दिस इज अ केस ऑफ इंफिनिटिव. यहां पे 2 इज एक्टिंग एज एन इंफिनिटिव. ओके, 2 + V1 में यहां पे प्रेपोजिशन का काम नहीं कर रहा है. जिन सेंटेंसेस में 2 प्रेपोजिशन का काम कर रहा है तो उसके साथ V4 आएगा. जिन सेंटेंसेस में 2 प्रेपोजिशन का काम कर रहा है तो उनके साथ V4 आएगा. जैसे कि कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जहां पे वो कंपल्सरीली V4 लेता है. जैसे कि कन्फेस, एडमिट टू. ही कन्फेस्ड टू स्टीलिंग. ही कन्फेस्ड टू स्मोकिंग. ही एडमिटेड टू cheating in the examination. Clear? इन शब्दों के साथ कंपल्सरी V4 जाएगा. नेक्स्ट,
अपोज या ऑब्जेक्ट टू, ही इज अपोज्ड टू ड्रिंकिंग अल्कोहल. क्लियर? नेक्स्ट, डेडिकेटेड, डिवोटेड, कमिटेड टू. He is committed to completing his work. He is committed to meeting today. He is dedicated to his assignments. That is also correct. Used to, be accustomed to, adjust to. He is used to writing with a blue pen. Correct. Phrasal verbs like look forward to. I am looking forward to meeting Mr. Shashi Tharoor. I am looking forward to meeting Miss Nirmala Sitharaman. Looking forward to. Okay? Next. Some simple mistakes which you should avoid. Me and my friends nahi. My friends and I are going for a movie. You can say this way. Okay? Next. Order for a pizza nahi. Order a pizza. Order a juice. Something like this. Next. मैरिज एनिवर्सरी नहीं बोला जाता है. दिस इज समथिंग वेरी कॉमन दैट पीपल कमिट इन इंडिया. वी डोंट से मैरिज एनिवर्सरी, वी हैव टू से वेडिंग एनिवर्सरी. क्योंकि जो मैरिज होती है ना, उस रिश्ते को कहते हैं जिसमें दो लोग बंध जाते हैं. वेडिंग वो सेरेमनी का नाम है जहां पे आप जिस दिन शादी होती है और जो सेरेमनी होती है, जो रिचुअल्स होते हैं, दैट विल बी वेडिंग एनिवर्सरी. क्लियर? सो डोंट से मैरिज एनिवर्सरी, से वेडिंग एनिवर्सरी. डोंट से ऑर्डर फॉर अ जूस, नो, ऑर्डर अ जूस. ओके. एंड द लास्ट पार्ट इज मी एंड माई फ्रेंड्स नहीं, क्योंकि आप खुद करता हो, आप खुद सब्जेक्ट हो, आप कोई एक्टिविटी कर रहे हो, तो आई एंड माई फ्रेंड्स एंड आई आर गोइंग फॉर अ डिनर, व्हाटएवर. क्लियर? लास्ट, दिस स्टूडेंट कॉल्ड एज, मैं नाम नहीं बताऊंगी बिकॉज कुछ बच्चे इसको ऑफेंडेड फील करते हैं कि मैम हमारा नाम मत लीजिए. बट एक ही दिक्कत पे अटक जाते हैं, कंसिस्टेंसी नहीं रहती. आज पढ़ते हैं, आप मोटिवेट करती हैं, कल पढ़ते हैं, आप मोटिवेट करती हैं, परसों हमारी गाड़ी पटरी से उतर जाती है, बिल्कुल खेतों में चलने लगती है हमारी ट्रेन. अब क्या करें मैम? सुबह 6 बजे उठना है, टाइम टेबल फॉलो करना है, एंड देन आफ्टर दैट 2-3 दिन ये सब होता है, आफ्टर दैट सब चीज गायब. अब क्या करें मैम? ऐसी सिचुएशन को कैसे डील करें मैम? सो प्लीज लिसन केयरफुली स्टूडेंट्स. इनडिसिप्लिन, इनकंसिस्टेंसी सबके लाइफ में आती है, सबके साथ होता है. आपके साथ नहीं, जो जिम जाता है उसके साथ भी होता होगा. आज मन करता है कि नहीं जाऊं जिम, हाथ दुख रहे हैं, पैर दुख रहे हैं, ठीक है नहीं जाता हूं. स्टूडेंट्स, फर्स्ट सक्सेस के ना 3 पार्ट्स हैं. सक्सेस के ना 3 पार्ट्स हैं. लेट मी टेल यू दिस वन थिंग वेरी क्लियरली. सपोज दिस इज योर स्टार्ट एंड दिस इज योर सक्सेस पॉइंट. ये तुम्हारा गोल है. इसके ना बच्चा 3 पार्ट्स है. दिस इज द फर्स्ट पार्ट, द सेकेंड पार्ट एंड द थर्ड पार्ट. ये जो फर्स्ट पार्ट होता है ना, इस पार्ट में इंसान बहुत फ्रस्ट्रेटेड, इरिटेटेड, हार जाने वाला एटीट्यूड रखता है. क्यों करना यार, थक गया हूं, मुझसे नहीं हो रहा. ये फर्स्ट पार्ट में होता है. इंसान सुबह 4 बजे उठने वाला, एक दिन उठता है, अगले दिन कहता है कि मेरे पास कोई मोटिवेशन नहीं है. इसको यहां पे सबसे ज्यादा मोटिवेशन की जरूरत होती है. उसको मोटिवेशन के इंजेक्शन देने पड़ेंगे इसको यहां पे. और सेल्फ मोटिवेट हो तो फिर कोई जरूरत नहीं. बट फर्स्ट फेज जो होता है ना, ये बहुत छोटा होता है लेकिन बहुत डिफिकल्ट होता है. इसके बाद आता है सेकेंड फेज. सेकेंड फेज में इंसान को मोनोटोनस टास्क की वजह से बोरिंग हो जाता है. यहां पे डिफिकल्ट होता है क्योंकि कभी किया ही नहीं ना, फर्स्ट टाइम करो तो चीज डिफिकल्ट जाती है. यहां पे चीज बोरिंग हो जाती है. लेकिन अगर ये इंसान इस फेज को भी पार कर ले कंसिस्टेंटली, बोरिंग है तो है, डिफिकल्ट है तो है, करना है, और जब वो थर्ड फेज में आता है, अब वो अपनी मेहनत को एंजॉय करने लगता है. यहां पे उसको कोई भी चीज क्या दिखती है पता है? डिफिकल्ट लगती है. अरे यार मुझसे नहीं होगा, मैं तो हार जाऊंगा, साइकिल चलाना कभी जिंदगी में नहीं सीखूंगा. सेकंड में ना वो चीज बोरिंग लगती है, और थर्ड में उस मेहनत को वो एंजॉय करने लगता है, और फिर वो सक्सेस की तरफ जाता है. ये रास्ता तुम तभी पार करोगे जब तुम कंसिस्टेंटली इस रास्ते पे चलोगे. जिस रास्ते पे तुम हो वो रास्ता तुम्हारे लिए मुश्किल है, एक्सेप्टेड. बोरिंग है, एक्सेप्टेड. लेकिन इस मुश्किल और बोरिंग रास्ते को थोड़ा आगे जाओगे ना,
तो वो उसमें मजा आने लगेगा। इसीलिए देखो जो जिम जाते हैं उनको पहले हफ्ता पूछो तो बोलेंगे नहीं मेरा बॉडी बहुत दुख रहा है मैं जिम नहीं जाऊंगा। दूसरे तीसरे हफ्ते में बोलेंगे आता सवय झाली जायचंच। बट आप तीसरे चौथे हफ्ते के बाद जब उनसे पूछोगे तो वो जिम खुशी खुशी जाते हैं, क्योंकि यहां से ना रिजल्ट्स दिखते हैं, अरे बॉडी शेप में आ रही है। एंड दैट इज द मोमेंट वे यू स्टार्ट एंजॉइंग योर वर्क। स्टूडेंट्स रास्ते से सब हटेंगे, फर्क सक्सेसफुल में और एक फेल्ड इंसान में उतना ही है कि कितनी जल्दी आप रास्ते पे वापस आते हो। टाइम टेबल सबका डिस्ट्रैक्ट होगा, लेकिन सक्सेस उसी को मिलेगा जो अपने रास्ते पे जल्दी वापस आता है। क्लियर विद द स्टूडेंट्स? सक्सेस के लिए कंसिस्टेंसी इज द की। चाहे वो चीज मुश्किल हो, चाहे वो चीज बोरिंग हो, चाहे वो चीज डल हो, चाहे तुमको लगे कि तुम हार जाओगे, मेहनत और कोशिश करने के बाद हारो ना तो सेटिस्फैक्शन मिलता है। बिना कोशिश के और मेहनत के हार जाओगे ना तो सिर्फ पछतावा मिलेगा। क्लियर? मेहनत और कोशिश करके हारोगे तो सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि मैंने मेरा 100% दिया, तब तुम अपने मैन ऑफ द मैच बनोगे जिंदगी के। लेकिन बिना मेहनत और बिना कोशिश अगर हारोगे ना तो सिर्फ पछतावा मिलेगा। सचिन जब 0 बना के आउट होता है, सचिन 10 नंबर रन बना के आउट होता है और इंडिया हारती है तो सचिन को पछतावा होता है कि मैंने खेला नहीं। सचिन जब सेंचुरी मार के आउट होता है और फिर भी इंडिया हारती है तो सचिन को मैन ऑफ द मैच मिलता है और उसको सेटिस्फैक्शन है कि मैंने मेरा काम किया, इससे ज्यादा मेरे हाथ में नहीं है। सेम थिंग स्टूडेंट्स, बोरिंग है, डिफिकल्ट है, डल है, मतलब इट्स मुंडेन, चिड़चिड़ापन होगा, फ्रस्ट्रेट होगा, तुमको उसी रास्ते पे चलना है। रास्ते से तुम हटोगे, जल्दी बाउंस बैक करना है, रिबाउंड करना है और उस रास्ते पे चलना है जो रास्ता तुमको सक्सेस की तरफ लेकर जाएगा। क्लियर? स्टूडेंट्स रिमेंबर कंसिस्टेंसी इज द की। करके, कोशिश करके, एफर्ट्स डाल के हारोगे ना तो सेटिस्फैक्शन रहेगा कि जिंदगी में कुछ किया है। कुछ नहीं करके हारोगे ना तो सिर्फ रिग्रेट करोगे, पछताओगे पूरी जिंदगी। और मैं नहीं चाहती कि यू शुड बी द वन हु इज रिग्रेटिंग थ्रू आउट हिज लाइफ कि यार एक ट्राई दिया होता तो बैंकिंग निकल जाती थी। एक अच्छी, तुम 100% दे दिए हो और फिर नहीं हो रहा है ना तो छोड़ दो। तुमने अगर अपना 100% दे दिया बैंकिंग को, फिर नहीं हो रहा है ना तो छोड़ दो। अब मेरे को कुछ बच्चे पूछेंगे कि मैम 100% क्या होता है बैंकिंग के लिए, बताती हूं। ये 100% है बैंकिंग का। 8 महीने 8 घंटे डेली पढ़ाई करना, ये 100% है बैंकिंग का। ये तुमने किया क्या? 8 महीने 8 घंटे डेली पढ़ाई करना बैंकिंग की। अगर तुमने ये किया तो छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो बैंकिंग। अगर तुमने ये नहीं किया तो रिग्रेट मत रखना फिर। ठीक है? चलो स्टूडेंट्स, हैव एन इंट्रोस्पेक्टिव वीकेंड, हैव अ थॉटफुल वीकेंड, कम बैक टू द पॉइंट। क्योंकि स्टूडेंट्स एक चीज याद रखो, 3 वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जब तुम किसी फरागो सिचुएशन में आ जाओ, फरागो, इफ यू आर इन अ फरागो कंफ्यूज सिचुएशन, स्टॉप हो जाओ, रुक जाओ, अपनी फिजिकल एक्टिविटीज, मेंटल एक्टिविटीज रोको, पेन पेपर लो, रीसेट करो अपने आप को। रीसेट यानी यार मेरा पर्पस क्या है, मैं किधर जा रहा हूं, मुझे दिल्ली जाना है, मैं चेन्नई जा रहा हूं। रीसेट करो अपने आप को and start again. These 3 words are very, very important if you are inconsistent in your work. 3 words. कौन से? Stop, reset, start again. I repeat, stop, reset, start again, and success will be yours. Okay? So wish you all the very best. Please take care of yourself and your family. Stay indoors. Keep reading. Thank you so much. Have a happy weekend.